आईपीएल पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें हर देश के बेस्ट क्रिकेटर आते हैं। इसको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है आईपीएल इतना फेमस कैसे हो गया और इसका रेवेन्यू मॉडल काम कैसे करता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आईपीएल की दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट बनने की कहानी। India star batsman Mahendra Singh Dhoni got the highest bid of $1.5 million. Mahendra Singh Dhoni has been bought by Chennai at $1.5 million. बात अब एक ऐसी क्रिकेटिंग शख्सियत की करेंगे जो कि मैच फिक्सिंग विवाद में काफी लंबे समय से फंसा हुआ है। बात करें क्रिकेटर श्रीसंत की। क्रिकेटर श्रीसंत पर बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। जस्टिस लोधा ने आईपीएल की दो टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया है। Your 2022 Tata Indian Premier League champions. दोस्तों फिलहाल इस लीग में 10 टीम पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन अब तक देखा जाए तो टोटल इसमें 13 टीम्स खेल चुकी हैं। जब आईपीएल अपने शुरुआती दौर में था तो इसे यूट्यूब में फ्री में ब्रॉडकास्ट किया गया था और इसमें व्यूअरशिप भी काफी अच्छी एंगेज हुई थी। जब 2014 में सभी स्पोर्ट्स इवेंट की अटेंडेंस लिस्ट निकाली गई, यानी कि कितने व्यूअर्स इन्हें आके लाइव स्टेडियम में देखते हैं, तो पाया गया कि पूरे वर्ल्ड में आईपीएल 6th नंबर पे था। तो आप देख सकते हैं इससे कि स्टार्टिंग से ही आईपीएल का काफी क्रेज था पूरे वर्ल्ड में। 2015 में बीसीसीआई का ये कहना था कि आईपीएल ने अकेले अपने इंडियन जीडीपी में $140 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। अब आइए जानते हैं थोड़ी आईपीएल की हिस्ट्री। आईपीएल की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है। बैकग्राउंड यानी कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई, एक्सपेंशन एंड टर्मिनेशंस यानी कि कितने टीम्स और प्लेयर्स इसमें आए और बैन भी हो गए, और कंट्रोवर्सीज। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीएल स्टार्ट कैसे हुआ। बात है 2007 की, जब सबसे पहली बार इंडियन क्रिकेट लीग यानी कि आईसीएल को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज द्वारा फंडिंग मिली थी। लेकिन आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग को बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ने ही मानने से मना कर दिया था। और तो और बीसीसीआई का एक अलग सा ही जेलसी वाला रिएक्शन था आईसीएल के ऊपर। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के कमेटी मेंबर्स आईसीएल के बोर्ड को ज्वाइन कर रहे थे। इसलिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट की प्राइज मनी बढ़ा दी और तो और अपने प्लेयर्स पे लाइफ टाइम बैन लगाने की भी धमकी दी जो आईसीएल बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। चलो ये सब छोड़ो, 2007 का T20 वर्ल्ड कप याद है? जब कैप्टन बने माही भाई ने कैसे इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। ठीक उस जीत के बाद बीसीसीआई ने खुद एक फ्रेंचाइज बेस्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया और उस टूर्नामेंट का नाम रखा आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और यहाँ से चालू हुई हमारी आईपीएल की कहानी। उसके बाद बीसीसीआई ने क्लैरिफिकेशन दी कि आईपीएल का फर्स्ट सीजन 2008 अप्रैल को लॉन्च होगा। उसके बाद बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने खुद सामने आके आईपीएल की सभी डिटेल्स जैसे कि लीग फॉर्मेट, प्राइज मनी, टीम कॉम्पोजिशन रूल एक्सेट्रा को अनाउंस किया था। और तो और ये भी बताया गया था कि आईपीएल को 7 मैन गवर्निंग काउंसिल संभालेगी जिसके अंदर फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स होंगे। लीग फॉर्मेट आईपीएल का सिमिलर था प्रीमियर लीग ऑफ इंग्लैंड और एनबीए से। उस टाइम पे भी आईपीएल की सभी फ्रेंचाइज $723 मिलियन में सोल्ड हुई थी। इनऑग्रल सीजन में सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स अलाउड थे, लेकिन 2008 के मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बैन लगा दिया गया। जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारी नई टीम्स आई और पुरानी टीम्स टर्मिनेट हो गई या फिर बैन कर दिया गया। कुछ टीम्स को टर्मिनेट या बैन इसलिए किया गया था क्योंकि उन्हें कुछ वीक फाइनेंशियल रीजंस और इलीगल एक्टिविटीज में पार्ट लेने की वजह से। आईपीएल के 4th सीजन में 2 नई टीम्स भी आई थी, जैसे कि पुणे वॉरियर्स इंडिया और कोची टस्कर्स केरला। इन टीम्स को $340 मिलियन तक भी खरीदा गया था, लेकिन 1 साल बाद केरला टीम को आईपीएल से टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि वो बीसीसीआई को अपनी 10% फ्रेंचाइज फी की बैंक गारंटी नहीं दे पाए। देन सितंबर 2012 को 2009 की चैंपियंस डेक्कन चार्जर्स को भी टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि उन टीम्स की फाइनेंशियल कंडीशंस काफी कमजोर थी और वो अपने लिए नए ओनर्स नहीं ढूंढ पाए। फिर ठीक 1 महीने बाद सन टीवी एंटरटेनमेंट ने एसआरएच टीम की बिडिंग भी जीत ली और फिर एसआरएच टीम भी आईपीएल में शामिल हो गई। फिर 2013 को पुणे वॉरियर्स इंडिया को भी आईपीएल से टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि ये भी बीसीसीआई को 10% की फ्रेंचाइज फी बैंक गारंटी नहीं दे पाए। 14 जुलाई 2015, एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश का क्रिकेट का माहौल खराब कर दिया था। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स
के ओनर पर सस्पेंशन लग गया था और ये दोनों टीम्स को इंडियन प्रीमियर लीग से 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था, यानी कि ये अगले 2 सीजन 2016 और 17 का आईपीएल बिल्कुल नहीं खेल सकती। और ये सस्पेंशन लगाया था आरएम लोधा कमेटी ने। आरएम लोधा कमेटी एक ऐसी कमेटी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपॉइंट किया था बीसीसीआई के ऊपर निगरानी रखने के लिए, ताकि आईपीएल के सारे डिसीजंस फेयर हो और किसी के साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके। फिर बीसीसीआई ने खुद आके स्टेज पे कंफर्म किया कि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के लिए रिप्लेसमेंट टीम बनी है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस, यानी कि अगले 2 सीजन के लिए ये टीम्स खेलेंगी। तो अब बात करते हैं आईपीएल में हुए कुछ अनोखे कंट्रोवर्सीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 2008 में हुई चीयर लीडर्स वाली कंट्रोवर्सी की। जब आईपीएल के फर्स्ट सीजन में फॉरेन चीयर लीडर्स गर्ल्स को बुलाया गया तो बहुत से पॉलिटिशियंस और फेमिनिस्ट ने आईपीएल के ऊपर उंगली उठाई कि खेल के अंदर लोगों की ट्रेडिशनल सेंटिमेंट्स का मजाक बनाया जा रहा है। एलिशा न्यूटन और शेरिन एंडरसन जो कि लंदन और अफ्रीका से आई थी, उनको विज क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरप्राइज के एम्प्लॉयज ने स्टेडियम में घुसने नहीं दिया और ये बोला कि यहाँ पर काली लड़कियों को एज अ चीयर लीडर्स लोग पसंद नहीं करते हैं। विज क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरप्राइज और कोई नहीं, वो लोग थे जो कि किंग्स 11 पंजाब को उस टाइम पे मैनेज करते थे। बीसीसीआई ने बाद में स्टेटमेंट दी कि अगर दोनों चीयर लीडर्स आईपीएल के कमिश्नर ललित मोदी को ऑफिशियली कंप्लेंट करेंगी तो ही इन पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो पाएंगी। कंप्लेंट करने के लिए इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी हैरानी की बात ये थी कि जब तक ये दोनों लड़कियां इंडिया में रहीं तो इन्होंने इस बात पे कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने देश लौटकर फालतू के फेम के लिए इस बात का मुद्दा बना दिया। बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी एमपी पांडव का भी यही कहना था कि उन्हें इस केस के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट अभी तक नहीं मिली है। आईपीएल ने अपने दूसरे सीजन में एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के नाम से। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ये मतलब है कि जो टीम्स उस वक्त मैच खेल रही है उनको कुछ समय के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को रिबिल्ड करने के लिए टाइम मिलता है। आईपीएल ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिमिट को 7.5 मिनट से भी ज्यादा बढ़ा दिया था और कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स और हमारे देश के क्रिकेटर्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने भी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा था और इसमें क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि आईपीएल सिर्फ ये इसलिए कर रहा है ताकि वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में एड्स रन करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा सके। फिर धीरे धीरे जो क्रिटिसिज्म मिला उसकी वजह से आईपीएल ने अपना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को घटा के वापस से 2.5 मिनट तक कर दिया। 2010 में हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम में सिक्योरिटी कंसर्न्स कंट्रोवर्सी। 17 अप्रैल 2010 को एमआई और आरसीबी का मैच 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैच स्टार्ट होने से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में 2 बॉम्ब फटे थे। इसी वजह से आगे के दोनों सेमीफाइनल मैच को डीवाई पटेल स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया और तो और 18 अप्रैल 2010 को एक तीसरा बॉम्ब भी डिफ्यूज किया गया था। तीनों बॉम्ब जो मिले गए थे वो मानना था कि स्टेडियम की वॉल के अंदर छुपाए गए थे और तो और जो 2 बॉम्ब फटे थे लोगों का मानना ये था कि उसकी वजह से 15 लोगों को हानि पहुंची है। आगे की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जो तीनों बॉम्ब मिले थे वो लोकली बनाए गए थे और तो और इनकी इंटेंसिटी भी काफी लो थी। 2012 एक ऐसा साल जिसे ईयर ऑफ कंट्रोवर्सी माना जाता है। क्योंकि इस साल आईपीएल में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी, जैसे कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बाय प्लेयर्स एंड फ्रेंचाइज, स्पॉट फिक्सिंग और चार्जेस ऑन फ्रेंचाइजेस। 2012 को डेक्कन चार्जर्स के एक प्लेयर टीपी सुधींद्रा को लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था आईपीएल से और उसी टीम के 4 और प्लेयर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया था। क्योंकि उन्हें स्पॉट फिक्सिंग करते हुए पाया गया था। एक बार पुणे वॉरियर्स के एक प्लेयर मोनिश मिश्रा पे स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। तब मोनिश मिश्रा को ये कहते हुए पाया गया कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स है वो अपने टीम प्लेयर्स को ब्लैक मनी में भी पेमेंट करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पुणे वॉरियर्स के फ्रेंचाइज ओनर्स ने सामने से आके कहा कि ये मोनिश मिश्रा ने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी और मोनिश मिश्रा ने भी आके सामने से अपोलोजाइज किया। 9 अप्रैल 2012 को शाहरुख खान को राजस्थान पुलिस ने एक नोटिस भी दिया था, क्योंकि वो खुलेआम स्टेडियम में स्मोकिंग करते हुए पाए गए थे। उसके बाद 16 मई 2012 को शाहरुख खान को 5 साल के लिए वानखेड़े स्टेडियम से बैन मिला था, क्योंकि वो वहां के एक स्टाफ से आर्ग्यूमेंट करते हुए भी पाए गए थे। 2013 के आईपीएल सीजन में दिल्ली पुलिस ने कुछ प्लेयर्स जैसे कि अजीत चंडेला, अंकित चवन और एस श्रीशांत को अरेस्ट किया था आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के केस में और तो और बीसीसीआई ने तीनों प्लेयर्स पे लाइफ टाइम बैन भी लगा दिया था। हालांकि कुछ प्लेयर्स जैसे कि श्रीशांत से ये लाइफ टाइम बैन हट भी चुका है। चेन्नई सुपर किंग टीम का प्रिंसिपल और बीसीसीआई प्रेसिडेंट के जमाई राजा यानी कि गुरुनाथ मय्यप्पन को भी पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था। क्योंकि इन्होंने आईपीएल मैचेस में कुछ बैटिंग करी थी और अपनी टीम की इंफॉर्मेशन बुकीज को ट्रांसफर करी थी।
अब आइए जानते हैं आईपीएल और उनमें खेल रही फ्रेंचाइज टीम्स अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती हैं। आईपीएल का मेजर रेवेन्यू 2 जगह से जनरेट होता है। नंबर 1 स्पॉन्सरशिप, नंबर 2 ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू के बारे में। 2008 से लेकर अभी तक आईपीएल को बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिले हैं, जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, टाटा आईपीएल। लेकिन इन स्पॉन्सर्स का मतलब क्या है? स्पॉन्सर्स एक अमाउंट ऑफ फी आईपीएल फ्रेंचाइज को पे करती है ताकि आईपीएल का वो सीजन या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उनके नाम से जाना जा सके। इससे स्पॉन्सर्स का भी नाम पूरे देश भर में फैलता है और उनके प्रोडक्ट या फिर एसोसिएशन का नाम भी काफी फेमस होता है। 2008 से लेकर 2012 तक डीएलएफ यानी कि दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया था। इन्होंने टोटल 5 साल के लिए आईपीएल को $25 मिलियन पे किए थे, जो कि उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन रुपीस में टोटल 200 करोड़ रुपए बनते हैं। 2012 के सीजन के एंड होने के बाद पेप्सिको कंपनी ने सामने से आके आईपीएल के अगले 5 साल के स्पॉन्सरशिप राइट्स को $50 मिलियन में खरीद लिया, जो कि उस समय के हिसाब से 400 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन सीएसके और आरआर बैन कंट्रोवर्सीज की वजह से पेप्सिको कंपनी ने अपने स्पॉन्सरशिप राइट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे 2 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद बीसीसीआई ने एक चाइनीज बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी वीवो को ये कॉन्ट्रैक्ट मात्र 200 करोड़ में ट्रांसफर कर दिया ताकि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट खाली ना रहे। फिर जून 2017 को वीवो ने अगले 5 साल के लिए ये आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को दोबारा खरीद लिया, वो भी 2200 करोड़ जैसी बड़ी रकम में। लेकिन 4 अगस्त 2020 को चाइना और इंडिया के बीच चल रहे तू मैमे की वजह से वीवो ने अपने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप राइट्स को विड्रॉ कर लिया। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कोविड-19 के चल रहे लॉसेस की वजह से अपने राइट्स को विड्रॉ किया है। देन 2020 को ड्रीम 11 ने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप राइट्स को 1 साल के लिए 220 करोड़ में खरीद लिया। एक ऐसी कंपनी जो बेटिंग बेस्ड है उसको आईपीएल के स्पॉन्सरशिप राइट्स मिल गए। ये काफी क्वेश्चनेबल मुद्दा है जो कि काफी लोगों ने ट्विटर में भी रेस किया था। फिर वीवो दोबारा एक बार न्यूज हेडलाइंस में आया क्योंकि उसने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप राइट्स को 440 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लेकिन टाटा ग्रुप ने अगले 2 साल यानी कि 2022 और 2023 के स्पॉन्सरशिप राइट्स को खरीद लिया। इनसाइड स्पोर्ट्स के रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई को अगले 2 सीजन यानी कि 2022 और 2023 के लिए 498 करोड़ रुपीस मिलेंगे। इसीलिए रिपोर्ट्स का कहना है कि न्यू डील में टाटा ग्रुप सिर्फ 335 करोड़ रुपए पर ईयर देगा, जो कि 163 करोड़ रुपीस है वो वीवो देगा। ये तो बात हुई स्पॉन्सरशिप राइट्स की, लेकिन आईपीएल को एक और तरीके से पैसा मिलता है और वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब होता है आईपीएल को ओवरऑल कंट्री और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट कौन करेगा। ये राइट्स भी मेनली मल्टीमीडिया नेटवर्क्स बाय करते हैं। 2008 में ये राइट्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के पास थे, जो कि उन्होंने पूरे 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए थे, वो भी $1 बिलियन देके। टूर्नामेंट के दौरान सोनी मैक्स चैनल पूरे कंट्री का मोस्ट वॉच चैनल बन चुका था और रिपोर्ट्स का ये कहना था कि आईपीएल की वजह से ये चीज हो पाई है। लेकिन उनको असल बात ये नहीं पता कि ये चीज सूर्यवंशम की वजह से हुई है। 4 सितंबर 2017 को ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार इंडिया यानी कि डिज्नी स्टार को बेच दिए गए, वो भी 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरे $2.5 बिलियन देके। ये डील उस टाइम की सबसे एक्सपेंसिव डील थी पूरे हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। उस टाइम पे आईपीएल सिर्फ टीवी पे ब्रॉडकास्ट नहीं होना था, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रॉडकास्ट होना था, यानी कि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, एयरटेल टीवी, जियो टीवी जैसी एप्स पे। 2022 के बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को पैकेज वाइज ऑक्शन किया गया। पैकेज ए डोमेस्टिक टीवी राइट्स, पैकेज बी डोमेस्टिक डिजिटल राइट्स, पैकेज सी 18 नॉन एक्सक्लूसिव मैच वाले राइट, पैकेज डी इंटरनेशनल टीवी राइट्स। पैकेज ए को वापस से स्टार इंडिया ने रिटेन कर लिया था और पैकेज बी और सी को वियाकॉम 18 ने खरीद लिया। पैकेज ए और बी की टोटल सोल्ड वैल्यू $6 बिलियन थी। फेब 2023 को वियाकॉम 18 ने ये अनाउंस किया कि वो आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम करेगा अपनी ऐप जियो सिनेमा पे, वो भी 12 लैंग्वेजेस और 4K रेजोल्यूशन में। इसी वजह से करीब 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ था डिज्नी को अपने डिज्नी प्लस सब्सक्रिप्शन का। ये तो बात हुई आईपीएल के रेवेन्यू की, लेकिन आईपीएल कुछ टर्म्स में पेमेंट भी करता है, जैसे कि बीसीसीआई 10% प्लेयर की ऑक्शन वैल्यू का उसके रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स को पेमेंट करता है। जनवरी 2018 में आईपीएल के चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो इस अमाउंट को डबल कर देंगे अगर वो प्लेयर्स पूरे सीजन के लिए अवेलेबल हो जाएं। तो आइए जानते हैं
टीम अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। नंबर 1, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। ब्रांड स्पॉन्सरशिप का ये मतलब है कि किसी भी टीम का प्लेयर या फिर पूरी टीम अपने किट्स पे या फिर कपड़े पे किसी भी ब्रांड का लोगो, नेम या फिर स्टिकर पहन के एक पूरे सीजन या फिर उससे ज्यादा साइन कॉन्ट्रैक्ट टर्म पीरियड के हिसाब से खेलते हैं। पूरी फ्रेंचाइज का एटलीस्ट 20 से 30% रेवेन्यू ब्रांड स्पॉन्सरशिप से ही जनरेट होता है। नंबर 2, होम मैचेस रेवेन्यू। टीम ओनर्स मैच के टिकट प्राइस डिसाइड करते हैं जब उनकी टीम उस पर्टिकुलर होम ग्राउंड पे खेल रही होती है और एटलीस्ट पूरी टीम का 10% रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। नंबर 3, विनिंग मैचेस एंड टूर्नामेंट्स। जब भी कोई आईपीएल टीम अपना पर्टिकुलर मैच जीती है या फिर पूरा सीजन जीत जाती है तो उन्हें एक एडिशनल अमाउंट के तौर पे एक इनकम जनरेट होता है। जो विनिंग प्राइस है वो टीम प्लेयर्स और ओनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये कहा गया है कि 50% ऑफ द रेवेन्यू एटलीस्ट प्लेयर्स पे जाना कंपलसरी है। नंबर 4, ओन ब्रांड प्रमोशन। इसमें टीम ओनर्स अपने खुद के मर्चेंडाइज सेल करके पैसा कमाती है। फॉर एग्जाम्पल वो अपने टी शर्ट, कैप, रिस्ट वॉचेस, कप्स और किट्स को बेचकर पैसा जनरेट करती है। तो इस वीडियो में हम सबको ये पता चला कि आईपीएल के सक्सेस होने के पीछे की कहानी क्या है और तो और इसका रेवेन्यू मॉडल काम कैसे करता है। अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो या फिर आपको कोई और क्रेजी फैक्ट बताओ तो हमें कमेंट में बिल्कुल बताना। अगर आपके जान पहचान में कोई आईपीएल का क्रेजीएस्ट फैन है तो उस तक ये वीडियो शेयर कर जरूर पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब फ्री है लेकिन हमें इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।